अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। मुल्क एक बार फिर सियासी इंतशार के दहाने पर आ खड़ा है, क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मिल बैठकर अपने मसाइल हल करने का स्कोप तकरीबन ना होने के बराबर रह गया है और कानूनी महाज पर भी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज खड़ा हो रहा है। अगर पहले बात इस कानूनी मुहिम जोई की जाए जिस मुतालिक हुकूमत ने बज़ाहिर आप बैल मुझे मार वाला काम किया है, तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद से मुल्क की अदलिया को पहले ही एक के बाद एक बहरान और तनाज़े का सामना था। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली इंतजामी तब्दीलियों के आफ्टर शॉक्स खत्म नहीं हुए थे कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और तनाज़ा खड़ा होता दिख रहा है। गुज़िश्ता रात वज़ारत कानून की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरी अदालतों से जजों के ट्रांसफर के फैसले ने नई कानूनी जंग छेड़ दी है और वकला बरादरी ने इस फैसले के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। वाज़ेह रहे कि सिंध, लाहौर और बलोचिस्तान हाई कोर्ट से 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला किया गया है, जिनमें लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद सीनियर मोस्ट जज होंगे और जस्टिस आमिर फारूक के मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट एलिवेट होने की सूरत में जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस बन सकते हैं। इसी तरह बलोचिस्तान हाई कोर्ट से आने वाले जज जस्टिस मोहम्मद आसिफ हाल ही में एडिशनल जज बने थे, जबकि सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो 2 साल पहले हाई कोर्ट के जज बने हैं। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो जस्टिस समन रफत से सीनियर होंगे। अहम बात यह है कि इन फैसलों के बाद अब मामलात और भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आइंदा हफ्ते के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का ड्यूटी रोस्टर जारी हुआ है। उसमें 3 ट्रांसफर होने वाले नए जजेस को भी बेंचेस में शामिल किया गया है। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट की जानिब से जस्टिस सरफराज डोगर को बेंच 2 असाइन कर दिया गया है, जो जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी इस बेंच में थे पहले। अब मोहसिन अख्तर क्यानी को बेंच नंबर 3 यानी तीसरे नंबर के बेंच में ट्रांसफर किया गया है, यानी अब वो सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर चले गए हैं। हाई कोर्ट में बेंच 2 सीनियर 3 जज का होता है। इससे कबल जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी बेंच 2 में थे, लेकिन अब उन्हें बेंच 3 डिक्लेयर कर दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो का बेंच 9 और बलोचिस्तान हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस मोहम्मद आसिफ का बेंच 12 होगा। हुकूमत के ये वो फैसले हैं जिनसे मुतालिक पहले से शकूक का इजहार भी हो रहा था और उनको रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज भी मुतहर्रिक थे, जबकि वकला बरादरी भी हुकूमत को वार्निंग्स दे रही थी। इस मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जया अफरीदी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखकर भी कहा था कि दूसरी हाई कोर्ट से जज ना लाया जाए और ना चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 3 सीनियर 3 जजेस में से एक को चीफ जस्टिस बनाया जाए। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने भी इस फैसले की सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ना चलने देने की धमकी दी थी। हम एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, लाहौर कन्वेंशन करेंगे, हम हाई कोर्ट के बाहर बैठेंगे, हम धरना देंगे, सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी बैठेंगे। क्या आप बात करते हैं? हम हाई कोर्ट को ऐसे छोड़ देंगे, किसी क्रैमो करम पे छोड़ देंगे? वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। क्या फंक्शनिंग आप हाई कोर्ट को जो है उसको अंदर से भी नहीं होगी और बाहर जब हम बैठ जाएंगे तो फिर कैसे हाई कोर्ट चलेगी? हुकूमत को मुसलसल इस इल्जाम का सामना भी है कि वो अदालती निजाम को कंट्रोल करना चाहती है, जिसको वजारत कानून की मुशीर बैरिस्टर अकील मुस्तरद कर चुके हैं। जो सवाल उठ रहा है वो गवर्नमेंट की नीयत पे सवाल उठ रहा है सारा। आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, वहां पे आपने कह रहे हैं अपनी मर्जी के आपने बेंचेस बना के वहां भी कंट्रोल कर दिया, नीचे भी आपने कंट्रोल कर दिया। एलिगेशंस हैं समर साहब, एलिगेशंस हैं जो सब्सटेंशिएट नहीं होती, एलिगेशंस हैं जो जिनका कोई ना सर है ना कोई पैर है। एलिगेशंस आउटराइट एलिगेशंस लगा दी जाती हैं, लेकिन उनको सब्सटेंशिएट नहीं किया जाता, उनको प्रूव नहीं किया जाता। हम बज़ाहिर हुकूमत ने ना किसी खत पर ध्यान दिया और ना ही किसी वार्निंग पर कान धरे और वही किया जो उसे करना था, जिसके जवाब में अब वकला बरादरी अपनी हिकमत अमली के साथ सामने आ गई है और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इस मुतालिक इस्लामाबाद बार कौंसिल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अहदेदारों ने आज हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिनके बकौल ये ट्रांसफर अदलिया में तकसीम और बदनीयती पर मबनी है और बज़ाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कमतर अदालत तस्वुर किया जा रहा है। हमारा ये मानना है कि ये ट्रांसफर्स मेलाफाइडी इंटेंशंस के तहत और जुडिशरी को अंडरमाइन करने के लिए और इस्लामाबाद की जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जुडिशरी है उसमें ग्रुपिंग के लिए ये ट्रांसफर्स बदनीति पे मबनी हैं। हमने आज ये भी फैसला किया कि कल इस्लामाबाद में मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। हुकूमत के लिए सिर्फ इन जजेस की तैनाती ही दर्द सर नहीं बन रही, बल्कि 26वीं आईनी तरमीम और हाल ही में मीडिया की आजादी को सल्ब करने के लिए लाया जाने वाला पीका एक्ट भी खतरे की घंटियां बजा रहे हैं और इस मुतालिक भी वकला बरादरी के तेवर बदलते जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज लाहौर में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के तहत आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन हुआ, जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ
10 फरवरी को इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान कर दिया है। और इसके अलावा सियासी महाज पर भी हुकूमत को टफ टाइम मिल रहा है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकराती मेज पर लाने की तमाम ऑफर्स मुस्तरद कर दी गई हैं और तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर सड़कों पर फैसले करने का फैसला कर लिया है। और इस मुतालिक अब से 5 दिन बाद यानी 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के लिए पहला बड़ा चैलेंज खड़ा करना है, जब मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक शुरू करने का आगाज किया जाएगा। और इस मुतालिक बज़ाहिर तहरीक इंसाफ हुकूमत के किसी बहकावे में आने को भी तैयार नहीं, तभी हुकूमत को ललकारने का आगाज भी हो चुका है और किसी भी एक्शन की सूरत में जवाबी एक्शन से मुतालिक भी खबरदार किया जा रहा है। हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर बनने वाले जुनैद अकबर खान पीटीआई के इस एहतजाजी मिशन को कामयाब बनवाने के लिए पूरी तरह मुतहर्रिक हैं। गुज़िश्ता रोज भी उन्होंने अपनी जारहाना हिकमत अमली की झलक दिखाई थी और आज भी उन्होंने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुज़िश्ता रोज की वार्निंग पर जवाबी वार्निंग दे डाली है, जिनके बकौल इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आएंगे और वज़ीर दाखिला किसी गलतफहमी में न रहें। दूसरी जानिब हुकूमत भी पीटीआई को किसी सूरत स्पेस देने को तैयार नहीं है। गुज़िश्ता रोज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जुबानी कलामी पीटीआई को खबरदार किया था और अब पीटीआई को इस मुहिम जोई को नाकाम बनाने के लिए इंतजामी मशीनरी को भी मुतहर्रिक कर दिया है। इत्तलात के मुताबिक पीटीआई रहनुमाओं और सरगर्म कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। ज़राए के बकौल पीटीआई के 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से रावलपिंडी पुलिस ने छापे मारने शुरू कर दिए हैं और गुज़िश्ता रात पुलिस ने साबिक सीनियर सूबाई वजीर राजा बशारत की रिहाइशगाह पर छापा मारा, लेकिन वो घर पर मौजूद न थे। जबकि रावलपिंडी कैंट और सिटी में भी सरगर्म कारकुनों की रिहाइशगाहों पर छापे मारने की इत्तलात सामने आई हैं। इसी तरह हाल ही में पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर की जाने वाली पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा को भी गुज़िश्ता रात गिरफ्तार किए जाने के लिए पुलिस भेजने की इत्तलात सामने आई थी। जबकि आज मोहसिन नकवी तहरीक इंसाफ को बज़ाहिर मुज़ाकरात की जानिब वापस लाने के लिए एक और कोशिश करते हुए नजर आए, जब उन्होंने मुज़ाकरात के मिशन को फ्रंट फुट पर लेकर आगे चलने वाले स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुलाकात की और हालिया मुज़ाकरात में पीटीआई के रवैये पर तबादला ख्याल किया। इस तमाम सूरत हाल पर प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब, जबकि आगे चल के प्रोग्राम में हम बात करेंगे चेयरमैन जो है डिसिप्लिनरी कमेटी इस्लामाबाद बार काउंसिल के अलीम अब्बासी साहब, उनसे कि लाएमल वकला का अब क्या होगा। वो शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो आज एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने तो रिएक्ट किया, बड़ा स्ट्रांगली वकला की तरफ से रिएक्शन आया है। जो 3 जजों का ट्रांसफ़र हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और उन्हीं में से एक जो है वो बन जाएंगे मुमकिन तौर पर अगले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी। तो क्या लग रहा है आपको ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है? तहरीक इंसाफ भी इस मामले पे खुलकर आएगी सामने? सूरत हाल तो जारी है। जो 1937 में अमेरिका जिस क्राइसिस से गुजरा, पाकिस्तान भी उसी क्राइसिस में इस वक्त गुजर रहा है। उस वक्त के अमेरिकी सदर ने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को फैसला किया कि अपने हामी जजेस से भर देना है और उन्होंने कोर्ट पैकिंग की जो इस्तेलाह है वो पहली बार सामने आई, जो कांग्रेस में बाद में डिफीट हो गया और वो कामयाब नहीं हुए। यहाँ पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और जो बाकी अदालतों में इस वक्त हम देख रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद, चूंकि हुकूमत ने एक अथॉरिटी ले ली है, एक जाली पूरे प्रोसेस के जरिए अदालतों को अपनी मर्जी के जजेस भरने से, तो अब वही प्रोसेस जो है वो हर जगह पे हमें नजर आ रहा है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाहिर है कि इससे सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है अभी, जहाँ पे 3 जजेस जो हैं उनको लाया गया है। और इससे ज्यादा खतरनाक बात ये है कि ये एथनिसिटी के बेसिस के ऊपर आप जजेस, कभी पाकिस्तान की तारीख में इस तरह से एथनिक बेसिस के ऊपर जजेस अपॉइंट नहीं हुए। आप मैरिड जजेस का क्या ताल्लुक है कि वो सिंधी स्पीकिंग हो या उर्दू स्पीकिंग हो या पंजाबी स्पीकिंग हो या बलूची स्पीकिंग हो, जजेस हैज टू बी ऑन द मेरिट। और कभी भी आप इस तरह से अगर एथनिसिटी के ऊपर जुडिशरी को बांट देंगे तो बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देंगे। फवाद साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो नुमाइंदा एक ज़ाहिर है उसमें पूरे पाकिस्तान के किसी भी जो है वो सूबे से कोई भी शहरी यहाँ पे जज लग सकता है। और दूसरा जो आप बात कर रहे हैं इन जजेस के बारे से, तो ये जजेस भी तो कम्पिटेंट मुतलका हाई कोर्ट्स के जजेस ही थे, तो ये कम्पिटेंट थे तो ये हाई कोर्ट के जजेस बने हैं। और तीसरी बात यह है कि आइन जो है वो रोकता नहीं, आर्टिकल 200 क्लियर है कि कोई भी जज जो है वो ट्रांसफर हो सकता है दूसरी हाई कोर्ट के अंदर 4 लोगों के अंदर मुशावरत अगर हो जाए। सर, पहली बात तो ये है कि ये जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाई गई थी तो ये तस्वुर था कि एक फेडरल कोर्ट होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आए बाद में मुसलसल आए, उससे ये तय हो गया कि इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में और बाकी हाई कोर्ट्स में कोई फर्क नहीं है और ये फेडरल कोर्ट नहीं है। लिहाजा जब ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी के वकला ये कहते हैं
कि ये उनका राइट है कि यहाँ पे जजेस एलिवेट हों, तो वो ये सही कह रहे होते हैं। जिस तरह से आप बलूचिस्तान में पंजाब से जज लेके नहीं जा सकते, नहीं लेके जाते हैं, और पंजाब में जो है वो केपी से जज नहीं लाते। इसी तरह से यही है कि इस्लामाबाद में भी, इस्लामाबाद और वहाँ जो प्रैक्टिस करते हैं कदगन कोई नहीं उन्हीं है। का हक जो है वो हक बनता है। कदगन तो फिर ये भी नहीं है ना कि आप सिंध में पंजाबी अपॉइंट कर दें या पंजाब में केपी से ले आए, तो ये भी कदगन उस तरह से तो नहीं है ना। सही है। लेकिन एक आप एक होता है कि आप ट्रेडिशंस भी कुछ फॉलो करते हैं। सो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप जजेस मेरिट पे तो लेके आए। आपने जो जजेस चुने हैं, ना उनकी कोई सीनियरिटी का प्रिंसिपल देखा गया है, ना उनकी कोई ये है कि उनकी कोई जजमेंट्स की क्वालिटी देखी गई है। आपने देख ही लिया है कि जो जजेस लाए गए हैं प्रैक्टिकली तो उनका लीगल एक्सपीरियंस ना होने के बराबर है, और बहरहाल एक्चुअली बहरहाल अपनी जो हाई सरफराज कोर्ट्स में जोगर भी। साहब हैं वो तो सीनियरिटी में जो है वो अब आमिर फारूक साहब के बाद दूसरे नंबर पर आएंगे। वो तो सीनियर हैं अपनी रेट ऑफ अपॉइंटमेंट को लेकर भी, लेकिन और उनके डिस्पोजल ऑफ केसेस भी काफ़ी उनका ज़्यादा है। नहीं, 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 वो तो लाहौर हाई कोर्ट से आए हैं, या 15वें नंबर के ऊपर वहाँ से वो आए हैं, और 15वें नंबर से उनको वहाँ पे नंबर 1 करने की कोशिश की जा रही है। जो कि ज़ाहिर है कि एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। अगर आपने लेके जाना है इस पंजाब हाई कोर्ट से, तो पहले 5 जजेस में से ही कोई जज जो था उसको लेके जाना चाहिए था। अव्वल तो लेके ही नहीं जाना चाहिए था, बिकॉज़ ये अब सर ज़्यादती है फवाद कि साहब जो आगे क्या आप नहीं होगा कर फिर? अब सकते। आगे होगा क्या? वकला तो कह रहे हैं कि हम तो रिएक्ट करेंगे बड़ा स्ट्रांगली सारे मामले के ऊपर। तहरीक इंसाफ क्या करेगी? पीटीआई भी इस मामले पे एक पोजीशन लेगी, स्टैंड लेगी? अभी तक वकीलों की तरफ से कोई इम्प्रेसिव स्टैंड तो सामने नहीं आया। उसकी वजूहात हैं, कई वजूहात हैं। हम्म। एक वजह तो ये है कि इफ्तिखार चौधरी के लिए जो वकीला ने कैंपेन चलाई थी, उसके नतीजे में जो इफ्तिखार चौधरी ने फिर वकीला के साथ किया, उसकी वजह से एक वकीलों में ओवरऑल डिस्ट्रेस है कि हमने इतनी तहरीक चलाई किया और बदले में हमें इफ्तिखार चौधरी मिल गया। तो उसकी वजह से वकीला में इतनी ज़्यादा कोई वो नहीं है। दूसरी वजह लीडरशिप है। जो इस वक़्त लीडरशिप है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो हामिद खान वग़ैरह हैं, वो तो आप देख ही रहे हैं कि बार का हर इलेक्शन हार रहे हैं। तो जब तक हामिद खान वग़ैरह जो है वो तब्दील नहीं होते हैं, लॉयर्स एक्शन कमेटी अपनी पॉलिटिक्स को ठीक नहीं करती, तो इस वक़्त कोई बड़ा जो है वो चैलेंज लॉयर्स में, और चूँकि असल जो सबसे बड़ा धड़ा है, जिसकी बहुत इज़्ज़त भी है वकीलों में, वो एहसन लोन साहब का धड़ा है। और उसकी वजह ये है कि उनका जो पर्सनल रिलेशनशिप है, गवर्नमेंट की वजह से नहीं, उनका जो एक पर्सनल रिलेशनशिप है वकला में, और जो पर्सनल असर है, वो बहुत फ़ायदा पहुँचा रहा है। और जब तक हामिद खान रिप्लेस नहीं होते, मेरा नहीं ख्याल कि वकला तहरीक में कोई जान पड़ सकती है। अच्छा, बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें सियासी सूरत हाल की, तो मुज़ाकरात तो हो चुके हैं मुअत्तल, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एक मुज़ामत की तरफ बढ़ रही है, उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। 8 को तहरीक इंसाफ एक तहरीक लॉन्च करने की बात कर रही है। लग रहा है आपको तहरीक इंसाफ लाहौर में इंप्रेसिव पावर शो कर पाएगी? हम एक स्टेटस को में जो है वो चले हुए हैं। लेकिन ये जो अभी अगली जो, अगर मुझे कहें आपके अगले 1 महीने की जो पॉलिटिक्स है, वो जलसे जुलूसों के ऊपर इतना डिपेंड नहीं करता। दैट रियली डिपेंड्स ऑन अमेरिकन एंड यूरोपीय यूनियन की जो पर प्रेशर है वो क्या होगा। अगर प्रेशर होगा तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर एक डिसाइसिव इफेक्ट आएगा। अगर सही प्रेशर है। नहीं होगा तो फिर ये स्टेटस को आगे बढ़ेगा, और फिर जो है वो दोबारा आप देखेंगे कि मुज़ाकरात की तरफ बात जाती है और पब्लिक प्रेशर की तरफ बात जाती है। ये 30 दिनों के बाद की कहानी और है। लगता है हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है इस सिलसिले में कि स्पीकर साहब ने कमेटियां तहलील नहीं की, उन्होंने कमेटी को बरकरार रखने का फैसला किया। उन्हें लग रहा है कि शायद तहरीक इंसाफ दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगी। वो बड़े कॉन्फिडेंट है इस चीज़ को लेकर। ये मुज़ाकरात तो दोबारा शुरू हो जाएंगे। अच्छा। उसमें तो देखिए, मुज़ाकरात इनडायरेक्ट शुरू हों या डायरेक्ट शुरू हों, मुज़ाकरात तो जो है ज़ाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मुज़ाकरात ही करने हैं। हम्म। और मेरे ख़्याल में अभी बरह रास्त मुज़ाकरात की ज़रूरत भी नहीं है। इनडायरेक्ट मुज़ाकरात होने चाहिए। आपके प्रोग्राम में आपको याद होगा या कि मैं तो हमेशा से कह रहा हूँ कि एक अलायंस में जाना चाहिए पीटीआई को, और मेरे ख़्याल में हुकूमत को भी मौलाना फजल रहमान और महमूद अचकज़ई साहब को इस एफर्ट में शामिल करना चाहिए, बजाय इसके कि वो बरह रास्त मुज़ाकरात करे पीटीआई से। और तहरीक इंसाफ के अंदर आज एक इशू नया चल पड़ा है। आज इस्लामाबाद क्लब में गालिबन जो है दौरान वॉक या एक्सरसाइज एक मुलाकात हुई है आतिफ खान साहब की ओन चौधरी के साथ। तो उसके ऊपर तहरीक इंसाफ के अंदर बड़े तबसरे हो रहे हैं, बड़ी तनकीद हो रही है। इस पर शेख वकास अकरम साहब का रद्द अमल भी आया कि इस बंदे ने तो गवाही दी थी खान साहब की एलिया के खिलाफ, इससे मुलाकात नहीं होनी चाहिए थी। एक वो ग्रुपिंग भी है, ज़ाहिर है आतिफ खान ग्रुप और गंडापुर ग्रुप जो है, तो इस पर बड़ा इशू चल पड़ा है आतिफ खान के खिलाफ। तो क्या कहेंगे इस पर आप?
ये तो ऐसी ही बात है ना जी, ये तो ऐसी ही बात है। कोई अगर सामने से वॉक करते हुए कोई सामने आदमी आ जाए तो क्या आप करेंगे? बात मुलाकात ही होगी ना। ऐसा और ही है। ऐसे ही ये तो मुतास अकरम ने छोटी बातें करते हैं, वो खुद भी किस-किस से नहीं मिलते हैं हम्म। और उनके ऊपर इल्ज़ामात तो और बड़े सीरियस हैं। सो मेरा नहीं ख़्याल इतनी छोटी ग्रुपिंग में लिए इस तरह की बातें जो है वो करनी चाहिए। आप अपने ताल्लुकात होते हैं, इतना अरसा जहाँ पे रहे हुए हैं, सही है। असेंबलियों में रहे हैं, ये अजीबो-गरीब रिवाज बन गया है कि आप और किसी से हाथ भी मिला लें तो आप कह दें सही कि है। ये तो और गद्दार हो जुनैद गया। अकबर साहब के बारे से आपकी क्या तवक्कुआत हैं कि वो एक बेहतर अंदाज में मूवमेंट को लेके आगे बढ़ पाएंगे? वो तो बड़े दावे कर रहे हैं कि अब हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, राब्ते नहीं करेंगे, जाएंगे तो फिर वापस नहीं आएंगे। क्या आपको लग रहा है? आपने काम भी किया उनके साथ असेंबली के अंदर, तो कैसे आपको लग रहा है? जुनैद एक बड़े तगड़े पॉलिटिकल वर्कर हैं, बहुत उनका नब्ज़ पे हाथ है अवाम सही है। की और लेकिन दूसरी तरफ वो पॉलिटिशियन भी हैं। या ये नहीं है कि वो सिर्फ़ आप समझिए कि यही करेंगे, वो पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। सही आई है। थिंक इज़ अ वेरी शार्प पॉलिटिशियन आल्सो। सो अच्छा कॉम्बिनेशन है मेरे ख़्याल में और देखते हैं आगे कैसे बढ़ेगा। लेकिन देखिए समर बात सीधी है, आपने सही इस है। हुकूमत से कुछ लेना है, आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। वो ठीक है। आपका स्ट्रीट प्रेशर है या बाहर का प्रेशर है, दोनों के या दोनों इकट्ठे हों तो आइडियल है, लेकिन दोनों में से ठीक एक है। होना तो लाज़मी है। बहुत शुक्रिया फवाद जोहर साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। फवाद जोहर साहब का कहना है कि अगर तहरीक इंसाफ ने कुछ लेना है हुकूमत से या मुक़तदरा से तो प्रेशर उन्हें बरकरार रखना पड़ेगा। और इसी प्रेशर की अगर हम बात करें तो प्रेशर जो है आज वकला की तरफ से भी सामने आ रहा है। 3 जजों के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र के मामले को लेकर इस पर मज़ीद वकला का आइंदा का लाएमल क्या होगा, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में चेयरमैन इस्लामाबाद बार कौंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी के हैं अलीम अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि बार काउंसिल और बार एसोसिएशन दोनों की तरफ से ही बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है 3 जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर के मामले पर। क्या आपके खदशात तहफ़्फ़ुज़ात हैं? अगर आईनी तौर पर देखा जाए तो आईन और कानून के मुताबिक ये कर रही आर्टिकल 200 के तहत है, तो इसमें गलत क्या है? जी बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे मदऊ किया। सबसे पहले मेरी गुजारिश ये है कि कोई भी लेजिस्लेशन का वो जनरल लेजिस्लेशन हो या कॉन्स्टिट्यूशन में की जाए या कोई पोस्टिंग या ट्रांसफ़र्स की जाएं, उसमें जो बुनियादी जो चीज़ होती है वो इंटेंट है। अगर आप कोई आर्टिकल लेजिस्लेट कर रहे हैं तो उसमें लेजिस्लेटिव इंटेंट चाहिए आपको। अगर कोई आप जनरल लॉ को अगर आप अमेंड कर रहे हैं तो उसमें आपको इंटेंट चाहिए। इसी तरह इसमें कोई शक नहीं कि आर्टिकल 200 के तहत ये पावर्स मौजूद हैं कि एक जज को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। गुजारिश ये है कि वो क्या वजूहात हैं, वो क्या बैकग्राउंड है जिसके तहत इन जजेस को फिलफोर वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया और उनको इस्लामाबाद में तैनात किया गया। हमारा हमेशा से ये मुतालबा रहा कि इस्लामाबाद एक इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट है और इस्लामाबाद चारों सूबों से और GB से और आज़ाद कश्मीर से जितने भी लोग हैं वो वहाँ वकालत करते हैं। ऐसे ही है। अगर आपने एलिवेशंस करनी हैं, सिंध से करनी हैं, आपको बलूचिस्तान से करनी हैं, आपको KP से करनी हैं, तो हमारे इस्लामाबाद बार काउंसिल के जो इनरोल्ड लॉयर्स हैं वो इन सारे इलाकों से वहाँ मौजूद हैं, आप वहाँ से कीजिए। अब जो इंटेंशन थी, हमें जो गिला है और हमें जो हमारा जो फियर है वो ये है कि जिस बदनीति के साथ ये ट्रांसफ़र्स की गई उसका सिर्फ एक मकसद है। वो जजेस जिन्होंने पहले ख़त लिखा और अब दोबारा ख़त लिखा सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस को, उन जजेस को की आर्म ट्विस्टिंग के लिए और उन जजेस की प्रमोशन बतौर चीफ जस्टिस के उसको रोकने के लिए ये जो ट्रांसफ़र्स की गई, इसकी हमने मज़म्मत की और हमने इसकी मज़ामत की। और इसमें जो चीफ जस्टिस साहब को, डोगर साहब को वहाँ लेके आया गया, जो सीनियर मोस्ट जजेस को, वो उन्होंने इस स्कीम के तहत उनको यहाँ लेके आए ताकि जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं जो ऑलरेडी सर्व कर रहे थे वहाँ, उनमें से किसी को चीफ जस्टिस ना बनाना पड़े, और ये उस स्कीम का हिस्सा है। और दूसरा जो हमारा जो फियर था और जो दूसरा हमें जो तशवीश है वो ये है कि 10 तारीख को आप 8 जजेस सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहे हैं। हमारी गुजारिश ये है कि वो 8 जजेस दे कांट बी द जज ऑफ देयर ओन काज। आगे क्या होगा? बताए नजर तो यही आ रहा है कि जस्टिस आबिर फारूक साहब जो है, जो कि चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो एलिवेट हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उनके बाद सीनियरिटी जो बनती है उसमें सरफराज डोगर साहब आ जाएंगे नंबर 1 पे, मोहसिन अख्तर कियानी साहब आ जाएंगे नंबर 2 पे, फिर तीसरे पे आ जाएंगे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, चौथे पे जहांगीरी साहब, पांचवें पे बाबर सत्तार साहब, छठे पे एजाज इसहाक साहब,
तो ये सिनॉरिटी तो फिर इस तरह से बन रही है। तो और जो नाम जाएंगे चीफ जस्टिस के लिए, उसमें से मोस्ट प्रोबेबली नजर यही आ रहा है कि सरफराज डोगर साहब का नाम होगा नंबर 1 पे, साथ होगा मोहसिन तरकियानी साहब का, और तीसरे नंबर पे होगा नाम मियां गुल हसन औरंगजेब साहब का चीफ जस्टिस के लिए। तो एक बात तो यही चल रही है कि शायद सरफराज डोगर साहब अगले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन जाएंगे। इम्कान तो गालिब यही जाहिर किया जा रहा है। अगर ये हो जाता सारा कुछ, फिर आपका लायबल क्या है आगे के वाले से, क्या करेंगे आप लोग? देखिए सर, देखिए जो लीगल फर्टेनिटी है, आज आपने देखा, अगर आपने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो सारी की सारी लीडरशिप हमारी इस्लामाबाद बार कौंसिल की, सारी की सारी लीडरशिप हमारी हाई कोर्ट की, और सारी की सारी लीडरशिप हमारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की, इस्लामाबाद की जितने भी जो नुमाइंदा तंजीमें थीं, उन्होंने इस पोस्टिंग और ट्रांसफ़र को रिजेक्ट किया और उसको बदनीति की बुनियाद करार दिया। क्योंकि ये जो जैसे आप फरमा रहे हैं, अभी तो जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं हुआ, लेकिन ये आपके दिमाग में है ना कि डोगर साहब को ये एलिवेट करने जा रहे हैं एज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट। तो कल हम कन्वेंशन हमने बुलाया पाकिस्तान भर से, और हमारा ये वहाँ मुतालबा होगा और आइंदा का हम लाए अमल भी तय करेंगे। वकला ज़रा हम अदम शिद्दत की पॉलिसी पे हम कार फरमा हैं, और मैंने आज भी कहा कि हम किसके हाथ में अपना लहू तलाश करें कि सारे शहर ने पहने हैं दस्तान है। जुडिशल कमीशन मुझे बताइए सर, जुडिशल कमीशन जो हुकूमत वक्त है करेगी तो इनके नाम की, जरा आपकी भी वहाँ नुमाइंदगी है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान बार कौंसिल में देखे ना, जो जिनको मैं जिस बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो आज मौजूद थे, उनके बारे में तो हम ये कहते हैं कि हम इनकी वहाँ हम जो इस्लामाबाद बार कौंसिल के जो यहाँ नुमाइंदे हैं, हम वहाँ मुखालफत करेंगे, लेकिन हमारी एक वोट है वहाँ। गुजारिश ये है कि देखिए, जो तरमीम 26वीं में हुई, उसमें जो हम हुकूमत वक्त का, जो कोलिशन गवर्नमेंट को हम उसको दोष देते हैं, लेकिन मुझे बताइए जो मेन विक्टिम है इस लेजिस्लेशन का, इस तरमीम की, वो PTI है। आप जब तारीख लिखी जाएगी तो वहाँ ये लिखा जाएगा कि जो 26वीं तरमीम है वो यूनानिमसली अप्रूव हुई, और उस 26वीं तरमीम में ना तो सेनेट में कोई एक अपोज किया PTI के वहाँ सेंटर्स ने, और ना ही MNA ने अपोज किया। हम इंडिपेंडेंट बार्स हैं, और इंडिपेंडेंट बार्स इंडिपेंडेंट जुडिशरी को जन्म देती है। तो हम किसी जमात का ब्रीफ होल्ड नहीं करते, हम किसी हुकूमत का ब्रीफ होल्ड नहीं करते, हम किसी अपोजिशन जमात का, और ना किसी जज का, और ना किसी जज के जो ग्रुप्स हैं उसका ब्रीफ होल्ड करते हैं। हम तारीख के दुरुस्त सिमत रहना चाहते हैं और खड़े रहना चाहते हैं, और हम खड़े हैं इंशाअल्लाह ताला। जब तक ये चीज़ें अंडू नहीं हो जाती, हमारी स्ट्रगल जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया अली मुबासी साहब, आपने ज्वाइन किया प्राइम में। एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे आलमी सियासत में रनुमा होने वाली तेजी से तब्दीलियों के हवाले से, और पाकिस्तान के ऊपर इनका क्या असर पड़ेगा। बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपनी दूसरी टर्म का हल्फ उठाए अभी सिर्फ 12 दिन ही हुए हैं कि उन्होंने आलमी मंजरनामे पर एक बोलचाल बर्पा कर दिया है। सफारती, सिक्योरिटी या तजारती हर महाज पर डोनाल्ड ट्रंप की जारहाना पॉलिसी और शोला बयानी दूसरे ममालिक के लिए दर्द सर बन गई है। अगर अमेरिकी सदर के ताजा तरीन इकदाम की बात हो तो गुज़िश्ता रोज से उन्होंने अब एक आलमी तजारती जंग छेड़ दी है, जिसमें चीन, कनाडा और मैक्सिको की मसनूआत पर भारी टैक्सेस आयद कर दिए गए हैं। इस जारहाना इक़दाम का जवाब बेजारहियत से ही दिया जा रहा है, और मुतासर ममालिक अपनी अपनी हिकमत अमली सामने ला रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी सदर ने 3 सदारती हुक्मनामों के जरिए मैक्सिको और ज्यादातर कैनेडियन दरामदात पर 25% और चीन से आने वाली अशिया पर 10% टैक्सेस आयद कर दिए हैं, जो मंगल से नाफिजुल अमल होंगे। अमेरिका के 2 बड़े तजारती शराकतदारों मैक्सिको और कनाडा ने फौरी तौर पर जवाबी महसूलात आयद करने का ऐलान किया है, जबकि चीन का कहना है कि वो ट्रंप के इक़दाम को आलमी तजारती तंजीम WTO में चैलेंज करने के साथ साथ दीगर जवाबी इक़दाम करेगा। उधर कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने जवाबी इक़दाम के तौर पर $155 अरब की अमेरिकी मसनूआत पर 25% टैक्स आयद करने का ऐलान किया है, जिसका आगाज मंगल को $30 अरब और 21 दिन बाद $125 अरब की मसनूआत पर होगा। जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिकी शहरियों को मुतनब्बे किया है कि ट्रंप के टैक्सेस से उनकी ग्रोसरी और पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा और मुमकिन तौर पर ऑटो असेंबली प्लांट्स बंद हो जाएंगे। उन्होंने अपने शहरियों पर जोर दिया है कि वो अमेरिका का सफर तर्क कर दें और अमेरिकी मसनूआत का बाइकआउट करें। इसी तरह मैक्सिको की सदर ने अपने वजीर इक्तसादियात को जवाबी टैक्सेस के नफाज की हिदायत की है, लेकिन उन्होंने इसकी तफसीलात नहीं बताई। कनाडा और मैक्सिको ने कहा है कि वो ट्रंप के टैक्सेस का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस इक़दाम के अलावा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी को कम कराने के लिए पेश किए गए सोल्यूशन को भी मुस्तरद कर दिया गया है। चंद रोज कबल डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली बर्बरियत के हाथों तबाह गजा में मलबे की सफाई के दौरान फलस्तीनियों को अनोखा मशवरा दिया था कि वो उर्दन, मिस्र और दीगर अरब ममालिक चले जाएं। इस मशवरे पर
अरब दुनिया की जानिब से शदीद रद्द अमल आया है और गुज़िश्ता रोज अरब लीग के इजलास में अमरीकी सदर की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया है। अल जज़ीरा के मुताबिक अरब लीग के वज़राए ख़ारिजा इजलास के मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि फ़लस्तीनियों को जबरी बेघर करने या दूसरे ममालिक मुंतकिल करने को मुस्तरद करते हैं। इजलास में मिस्र, उर्दन, सऊदी अरब, कतर, UAE और फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ की मुखालफत की। एलामिया के मुताबिक अमरीकी सदर के मुजव्वज़ा इक़दाम से खित्ते में तनाज़ा फैलेगा और अमन को नुकसान पहुंचेगा। फ़लस्तीनियों के नाकाबिल तनसीख हकूक़ से समझौता करने की कोशिश को मुस्तरद करते हैं। दो रियासती हल के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता में डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम करने के लिए मुंतज़िर हैं। अरब ममालिक ने कहा है कि अमरीका को गजा की तामीर नौ पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए, मामला मजीद नहीं उलझाना चाहिए। अहम बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे हैं कि वो यूक्रेन और गजा की जंग इक़्तिदार संभालने के 24 घंटों में ख़त्म करवाएंगे। ताहम जैसा गैर संजीदा हल उन्होंने गजा तनाज़े को ख़त्म कराने के लिए दिया, कुछ ऐसा ही हल उनके पास रूस यूक्रेन जंग को ख़त्म करवाने का भी है। ट्रंप के एक अहम मुशीर के बकौल वो पुतिन को जंग बंद करने के लिए टेलीफोन करेंगे। अगर वो ना माने तो फिर अमरीकी तेल और गैस का सैलाब यूरोप के लिए खोल देंगे, जिससे रूस दिवालिया हो जाएगा और जंग बंद करने पर मजबूर हो जाएगा। इसके अलावा अमरीकी सदर के इक़्तिदार के पहले रोज को कैसे फरामोश किया जा सकता है जब उन्होंने ऐसे 37 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत किए जिनमें मुल्की और आलमी सियासत पर गहरे असरात डालने वाले फैसले शामिल थे। इन अहम फैसलों में से एक बड़ा फैसला पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से दस्तबरदारी का था, जिसने दुनिया को हैरत में डाल दिया। यह मुआहिदा आलमी हिद्दत को कम करने और माहौलियात की हिफाजत के लिए एक अहम कदम था। ट्रंप का कहना था कि यह मुआहिदा अमरीकी मईशत पर गैर जरूरी बोझ डाल रहा है और इससे अमरीकी सनतों को नुकसान पहुंच रहा है और अब इस फैसले के बाद अमरीका में तेल निकालने की खुली इजाजत होगी। इसके अलावा 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हमला करने वाले अपने 1600 हामियों को भी आम मुआफी देने के फैसले ने डोनाल्ड ट्रंप की सियासी सोच और सिमत को खुलकर वाजे कर दिया है। यह फैसला उनके सियासी हामियों के लिए एक बड़ा इशारा था कि वो अपने रहनुमा के साथ खड़े रहे, लेकिन इस इक़दाम से कानून की हुक्मरानी कमजोर हुई और यह पैगाम गया कि सियासी हिमायत की बुनियाद पर कानून शिकनी को मुआफ किया जा सकता है। अमरीकी सदर का एक और जारहाना इक़दाम आलमी इदारा सेहत WHO से अलहदगी का था। अमरीकी सदर के मुताबिक अमरीका WHO को बहुत ज्यादा माली इमदाद फराहम कर रहा है, लेकिन इसके बदले में अमरीका को वो फवायद नहीं मिल रहे जो मिलना चाहिए। इस बुनियाद पर ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमरीका इस इदारे से अलहदगी इख्तियार करेगा और अपने माली वसाइल को दीगर अहम मकासद के लिए इस्तेमाल करेगा। इसके साथ साथ अमरीकी शहरियत का पैदाइशी हक खत्म करना, खलीज मैक्सिको का नाम बदलकर खलीज अमरीका रखना, ग्रीनलैंड को अमरीका में शामिल करने की धमकी देना और पनामा केनाल पर दोबारा अमरीकी तसल्लुत बहाल करने के ऐलान ने भी अमरीकी सदर की जारहियत से भरपूर सियासत की अक्कासी कर दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार में आने से मुतालिक पाकिस्तान में भी शदीद इज़्तिराब और तजस्सुस देखा गया है। बिलखुसूस तहरीक इंसाफ का मुकम्मल तकिया तो डोनाल्ड ट्रंप पर ही था और यह उम्मीद थी कि वो अमरीकी सदर बनते ही इमरान खान की रिहाई का बंदोबस्त करवाएंगे। ताहाल अमरीकी सदर की जानिब से पाकिस्तान से मुतालिक कोई वाज़ेह हिकमत अमली न आना जहां तहरीक इंसाफ के लिए मायूस कुन है, वहां हुकूमत के लिए एक बड़े रिलीफ से कम नहीं। ट्रंप के मुशीरों की जानिब से सोशल मीडिया पर फ्री इमरान खान की मुहिम का वो नतीजा नहीं निकल पाया जिसकी उम्मीद थी और न ही कोई ऐसी फोन कॉल आ सकी जिसका इंतजार था। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर तेजी से बदलते आलमी मंजरनामे पर तजिया शामिल करेंगे सीनियर सियासतदान और माहिर आलमी अमूर मुशाहिद हुसैन सैयद का, जिनकी प्रेडिक्शन रही है, वो कहते रहे हैं कि अमेरिका से जल्द पाकिस्तान में कॉल आने वाली इमरान खान की रिहाई के लिए। इस पर भी बात होगी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आलमी मंजरनामा तेजी से बदल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के ओहदा संभालते ही उन्होंने पूरी दुनिया में हलचल मचा कर रख दी है। क्या होने जा रहा है आलमी सियासत के अंदर और पाकिस्तान के ऊपर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर मजीद बात के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, सीनियर सियासतदान हैं और आलमी अमूर के माहिर भी हैं। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। बताइएगा कि 12 दिन ही हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सदारत संभाले हुए, लेकिन उन्होंने थरथली मचा के रखती पूरी दुनिया के अंदर। कैनेडा के साथ उन्होंने महाज खोल दिया, मैक्सिको के साथ खोल दिया, ग्रीनलैंड का मामला उन्होंने खोल दिया, पनामा लेक का और चाइना के साथ भी उन्होंने फड्डा खोल दिया है। इधर आप अगर बात करें तो गजा की अगर पॉलिसी की हम बात करें तो उसी तरह की पॉलिसी जो है वो उन्होंने इधर भी दी है, जो इस वक्त रशिया का चल रहा है मामला यूक्रेन के साथ। क्या देख रहे हैं आप, आलमी सियासत किस तरफ जा रही है? एक तो ये है कि मैं समझता मैं वेलकम करता हूँ प्रेसिडेंट ट्रंप का आना, ये खुश आइंद है। अमेरिका जैसे सिस्टम के लिए उसने सिस्टम को झंझोड़ दिया है। अमेरिकन सिस्टम को जंग लग गया था। अमेरिकन सिस्टम में जो खामियां थी, खराबियां थी, वो उन्होंने बेनकाब कर दी हैं। उन्होंने कहा ये बड़ी करप्ट एस्टेब्लिशमेंट है, इधर की जो FBI है वो गन डालती है, इसकी डीप स्टेट जो है वो साजिशें करती है।
तो ये बातें तो पहले किसी की जरूरत नहीं थी बात करने की। तो मैं समझता हूं कि ये ट्रंप एक आलमी खिदमत कर रहा है कि जो अमेरिका का गलत पॉलिसीज थी उसको रिवर्स कर रहा है। और मजे की बात है, उसकी अभी तक लड़ाइयां जो हो रही हैं या अपनी इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं या अपने दोस्तों के साथ हैं, जो माजी के करीबी इत्तेहादी थे। चाइना के साथ मेरे ख्याल में ओवरऑल इतना कोई दुश्मनी नहीं है। नॉर्थ कोरिया पर जो है वो ट्रेड पर उसने ज्यादा सैंक्शन तो लगाई हैं, टैरिफ्स उसने कनाडा और मैक्सिको पर 25%, चाइना पर तो सिर्फ 10% है। और दूसरी बात है कि उसने कहा है शुमाली कोरिया का जो लीडर है किम जोंग उन मेरा दोस्त है, उसने जो वेनेजुएला जिसे कहते थे कि वो दुश्मन है अमेरिका का, निकोलस मैडुरो, उसको अपने रिचर्ड ग्रेनल को भेजा है और वो उनसे डील शील कर ली है। तो वो तो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से जा रहा है। तो बेसिक बात बॉटम लाइन क्या है, नई जंगें शुरू नहीं करेगा और जो मौजूदा जंगें खत्म करेगा। अच्छा, ये मेरे ख्याल में ये बहुत मुस्बत बात है। बाकी वो अमेरिका का सदर है, वो कहता है अमेरिका फर्स्ट, गुड लक टू हिम। सही। दूसरा सर, ये जो उनका है कि माइट इज़ राइट, यानी कि ताकत से जो है वो चीज़ों को जो है वो मनवाना है। डिप्लोमेसी जहाँ पे इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही वहाँ पे, तो उससे कुछ चीज़ें जो है मज़ीद दुनिया में जो है वो तनाज़ात नहीं तो नहीं बनेगा। आपने कहा नई जंगें नहीं छिड़ेगा, लेकिन एक कोल्ड वार तो है, उस फेज़ में दोबारा नहीं जाएगा अमेरिका। वो अमेरिका नहीं, मेरा नहीं ख्याल को, क्योंकि वो नजरियाती बंदा नहीं है, वो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा नहीं है। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट कोल्ड वॉर चाहती है। उन्होंने कहा कि जी चीन जो है कम्युनिस्ट है, हम जमहूरियत पसंद है। इसकी है ये बेसिकली दुकानदार मेंटेलिटी है, बिजनेसमैन है, कुछ लो कुछ दो। उसकी किताब कौन सी है? द आर्ट ऑफ द डील। जी, क्विड प्रो को, एज सिंपल एज दैट। वो लेन देन के चक्कर में वो बेस्ट है। जो बाजार बड़ी अजीब नहीं थी उन्होंने गजा के अंदर के तमाम जो वहां पे फलस्तीनी उन्होंने कहा कि आप निकल जाएं यहाँ से और उर्दन चले जाएं, उसका इजिप्ट चले जाएं। मैं उसको सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि वो जैसे कहते हैं ना, हमारे पंजाबी में कहते थे, थानेदार कहते थे कि दफा यरकानवे, पहले यरकाओ, डराओ, धमकी दो। अच्छा, अगर धमकी मांगे तो डाल दिया। जैसे कनाडा को धमकी दी, यू आर द गवर्नर ऑफ कनाडा, वो बेचारा कोलैप्स हो गया जस्टिन ट्रूडो। वो इलेक्शन हिट बैक किया उन्होंने, तो अब नए प्रेसिडेंट पब्लिक को वो एड्रेस कर रहे हैं कि आपकी मुल्क में महंगाई बढ़ जाएगी, ग्रोसरी आपकी महंगी हो जाएगी, हम भी यहाँ से लगाएंगे चीजें। लेकिन दूसरा है कि वो फिर उसके बुनियाद पर, या अगर आप यरक गए तो वो और हावी हो जाएगा, अगर नहीं यरके तो आए बात करें। ये उसका स्टाइल है। अच्छा, इसके साथ साथ जो गजा वाला सोल्यूशन आप क्या समझते हैं? देखिए ना, उसने नेतन्याहू जैसे बदमाश को, फैशिस्ट को, जो एक्चुअल इंटरनेशनल गैंगस्टर है, जो कातिल है, उसको लगाम लगाई कि नहीं? उसने अपना बंदा भेजा, स्टीव विटकॉफ है, उसका जो बडी है, गोल्फ खेलता है, वो भी अरबपति है। उसने कहा उसको डंडा जाके दो। उसने कहा 11 जनवरी को, हालांकि हफ्ता था उस दिन, सैबत था उस दिन, सैबत में बात करने को तैयार नहीं था। वो तैयार होगा, तुम क्या, मैं खुद यहूदी हूं, तुम क्या बात करते हो? तो बात करो, और ये ऑर्डर है मेरे बॉस का कि तुमने अगर ना किया तो पितिया पांचा कर देंगे। अब वही हमास जिसके बारे में वो कहता था मैं इसको सफाए हस्ती से मिटा दूंगा, खुदा ना खास्ता, उसी हमास से उसने नेगोशिएट किया है, उसी हमास से एग्रीमेंट हुआ है, और वही हमास खड़ा है नई तवानाई के साथ। पहले उनके कोई 30,000 थे फाइटर्स, उसमें से 15-20,000 सुने शहीद हुए, अब वो वापस आ गए नए रिक्रूट्स, ब्लिंकन ने कहा। तो आप देखें कि ये तो कमाल हो गया। अफगानिस्तान के बारे से जो पॉलिसी आई है डोनाल्ड ट्रंप की कि असलहा वहाँ पे हमारा जो रह गया था वो सारा वापस करें, क्या आपको लग रहा है कि ये मुमकिन हो पाएगा? चूंकि हम तो इसके बेनिफिशरी होंगे अगर ऐसा होता है, चूंकि वही असला इस्तेमाल करती है करदम TTP भी, और ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल होता है। मैं इसमें, मेरा थोड़ा सा मुख्तलिफ व्यू है। अच्छा, एक है कि दो चीज़ें हैं जो अमेरिका की नालायकी, मैं वर्ड कर रहा हूँ नालायकी की अक्कासी करते हैं। अच्छा, नंबर 1 कि अगर वो सुपर पावर 20 साल तक उधर कायम है, $7 अरब का असला क्यों छोड़ के गए? ऐसा ही है। क्या वो नालायकी थी कि यह बदनीयती थी कि अदम इस्तेकाम रहे? नंबर 1, तो ये अमेरिका की जिम्मेदारी है। नंबर 2, उन्होंने वादा किया था कि जो अफगान लोगों ने उनकी खिदमत की, नौकरी की है, सेंसिटिव इश्यूज निकालेंगे, उनको निकालेंगे। उनको निकाला और हमने पनाह दी, पाकिस्तान ने, अमेरिका के कहने पर। 25,000 अफगान पाकिस्तान में हैं जो अमेरिकन गवर्नमेंट, CIA, पेंटागन, फौज के साथ थे। 3 साल हो गए हैं, उनके वीजे के नहीं बने। तो ये नालायकी नहीं, तो मैं समझता हूं कि ये अमेरिकन सिस्टम के बारे में बड़ा है। मैं तो हद हो गया कि ये सुपर पावर है, अपना वादा पूरा नहीं करते, और उनकी फौज इतनी जर्नैल नालायक है कि छोड़ के चले। वो असला हमें दे देते, हम उनके हलीफ हैं, नाम ने हाथ हमें दे देते कि यार आप इस्तेमाल कर लें दहशतगर्दी। निकलेगा पाकिस्तान के जरिए ही, ऐसी कोई वो बातें हो रही है वहाँ पे? किस चीज़ की? ये वो पाकिस्तान के थ्रू ही ये सारा अगर वापस आता है तो यहाँ से ही आएगा।
नहीं तो अब वो अगर अफगानिस्तान में कोई लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं। अफगान टेरिटरी किसी के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए दहशतगर्दी की, वो तो अब बात क्लियर है। लेकिन इसमें बुनियादी जिम्मेदारी मैं कहूँगा अमेरिका की है, अमेरिकन गवर्नमेंट की है, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की है, अमेरिकन जर्नल्स की है, अमेरिकन CIA की है। अच्छा, हमारे रीजन के अंदर अगर हम ओवरऑल बात एक और चीज़ आपने कहा कि उसकी पॉलिसी क्या होगी, तो उसमें का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है माइक वॉल्ट्स, वो 3 दफ़ा अफगानिस्तान रहा है, उसने जंगें लड़ी हैं, कर्नल का रैंक रिटायर हुआ है, और वो हेलमंद में रहा है। ही नोज अफगानिस्तान इनसाइड आउट। एग्जैक्टली, ये इसका मतलब है कि अफगानिस्तान विल बी इन द रेडार स्क्रीन। देखें ना, लोग कहते हैं रीजन की पॉलिसी, आपने पूछा अभी, रीजन में आप देखें क्या है, नक्शा देखें, रीजन में क्या है, चाइना, रशिया, वो भी साथ ही है, इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया, और उसके सेंटर में कौन है, पाकिस्तान। तो 70% ऑफ ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी तो ये रीजन में होगी ना जी। चाइना भी है, रशिया भी है, इंडिया भी है, ईरान भी है, अफगानिस्तान, तो हम तो महवर हैं सर। मेनली तो उनका कंसर्न इस रीजन के अंदर तो रशिया और चाइना है। तो रशिया के अंदर तो ऑलरेडी रशिया फंसा हुआ है यूक्रेन के साथ। ईरान का भी इशू है, ईरान से अभी उन्हें बहुत बड़ी थ्रेट, ईरान का इशू इजराइल की वजह से है, इजराइल की वजह से, डायरेक्टली नहीं है, वो इजराइल ने उसको बनाया हुआ है। मेरे ख्याल में ईरान के साथ भी वो डील की कोशिश करेगा और चाइना के साथ भी एंगेजमेंट की कोशिश करेगा। और पुतिन को तो वो दुश्मन नहीं समझता, उसने खुद कहा है कि उसने कंडेम नहीं किया। और जो उसकी जो नॉमिनी है तुलसी गैबार्ड, वो तो प्रो पुतिन है। वो तो यूक्रेन को फारग करने को तैयार है। जो चाइना को काउंटर करने के लिए जो एक बात हो रही है कि खित्ते में इंडिया को जो है वो ज्यादा एक बड़ा रोल देना, मुझे ख्याल है जी समर साहब, मेरा व्यू जरा मुख्तलिफ है। इंडिया को खुली छुट्टी मिली थी बाइडन के जमाने में, खूब असला लो, गंद भी करो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में। उसकी वजह से इंडिया ज़्यादा अपने आप को तकबर भी आ गया, उन्होंने कश्मीर पर भी कब्जा कर लिया, उन्होंने वो अपना चीन से भी पंगा ले लिया, उन्होंने बांग्लादेश पर भी दबाव डाला, सारी पॉलिसीज फेल हो गई। अल्लाह शरीक के बगैर तो वो नहीं मिलता ना। हाँ देखे ना, वो उन्होंने अमेरिका ने तायद की। ये जो है ये कहेगा मुफ्त का क्यों दूं आपको, आप मेरे लिए। उसने क्या किया, उसने इंडिया को वार्न किया टैरिफ्स पर। दूसरी बात, एक और नया इशू है, ये बड़े कम लोगों को पाकिस्तान में पता है। इंडिया हैज द 3rd लार्जेस्ट इलीगल माइग्रेंट्स इन अमेरिका। बिल्कुल, मेक्सिको, बिल्कुल ऐसे ही है। अल सल्वाडोर के बाद इंडिया के 7 लाख हैं गैर कानूनी। और पिछले साल समर साहब 1 लाख इंडियन पकड़ा गया है गैर कानूनी एंटर करने से मेक्सिको से। हमारे नहीं, नॉट पाकिस्तानी, नॉट बांग्लादेशी, नॉट अफगान, इंडियंस। तो इंडिया में बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट है यूथ की। हम तो इधर मोदी का प्रॉब्लम हुई तो है जो नरेंद्र मोदी तो इसका मतलब है कि वो उस हवाले से, और मोदी ने फौरन डर गया, उसने कहा जी हम वापस ले लेते हैं, उसने अनाउंस कर दिया। तो इसका मतलब है कि मोदी इज अंडर प्रेशर। अब मोदी जा रहा है फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में। और मेरा तो ये भी थीसिस है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस दिन 2019 को 20 या 22 जुलाई को इमरान खान और ट्रंप मिले हैं, और ट्रंप ने कहा ना मैं सालसी करूंगा कश्मीर पर, मैं उसी पे, तो उस पर मोदी इतना यरक गया, पसरूड़ी पड़ गई इंडिया में। उन्होंने 2 हफ्ते के बाद उन्होंने कब्जा भी कर लिया। उन्होंने कहा ये तो वरना अमेरिका आ जाएगा इसमें। मैं उसी पे सर आना चाह रहा था कि अब क्या उसमें कोई पेशरफ्त हो सकती है या नहीं? मेरे ख्याल में हो सकती है, होनी चाहिए। अगर अमेरिकन पाकिस्तान के अंदर तो एक राय यही है कि ये सारी मिली भगत थी, वहां से एक बयान आ गया, उसके बाद फौरन से ट्रंप ने आंख मार दी नरेंद्र मोदी। मैं ऐसा कंस्पिरेसी थी पाकिस्तान में, ये एक राय बनती है सियासी डिस्कशन के अंदर, डिस्कोर्स के अंदर ये बात होती है जनाब, मैं ट्रंप कमजोरी थी खान साहब की जनाब, उन्होंने एक लारा लगाया कि हम कराएंगे सारे, इशारा कर दिया कि आप देखिए जी हम अपनी दाखिली सियासत की बुनियाद ना बनाएं। मैं नहीं एग्री करता इस व्यू से। वो दाखिली सियासत और है, आपके व्यूज इमरान खान के बारे में प्रो और नेगेटिव या एंटी, वो और बात है। मेरा व्यू है कि कश्मीर के इशू को एक अमेरिकन प्रेसिडेंट पब्लिकली रेज कर रहा है और कह रहा है कि ये तनाज़ा है और ये हल तलब है और इस हल में हम रोल अदा करेंगे। ये तो बहुत बड़ी बात है, हमें तो चाहिए इसको सीज करें। हम कहें कि आपने जनाब बयान दिया था हमारे वजीर आजम को, वजीर आजम को दिया था ना, जो भी है, सो वी आर टॉकिंग ऑफ ऑफिशियल लेवल, मिनट्स में है। तो आप जनाब मेहरबानी करके आप सालसी का रोल अदा करें, जैसे आपने फलस्तीन में कर रहे हैं, इधर भी करें जनाब मेहरबानी करके, और ये जुल्म और ज्यादती खत्म करें। अगर सीजफायर वो लगाम ला सकता है नेतन्याहू पर, व्हाई नॉट मोदी? और दूसरी बात है हम अपना प्रेशर डालें। हम हाथ से हाथ मलते रहते हैं, हम डरे रहते हैं, वो काम ना करें। इस वक्त जो ट्रंप को लेकर जो बड़ी तरजीह है वो तो यही है कि वो कोई कॉल ना कर दें किसी सियासी कैदी की रिहाई के लिए, खान साहब की रिहाई के लिए। हमारे मुल्क में इस वक्त तो अवलीन जो तरजीह है ट्रंप को लेकर वो तो यही है। इसका मतलब आपकी फॉरेन पॉलिसी बुनियाद है या आपकी पॉलिसी टुवर्ड्स ट्रंप की बुनियाद खौफ है?
क्या कोई Internal आप पर खौफ हमला है। तो नहीं कर रहा ना, टेलीफोन कॉल आ जाएगी तो आप ले लें कॉल, अब जवाब दे, दलाइल जैसे दे। मोहसिन नकवी साहब ने तो कल कहा है कि ठेंगा दिखाया कि अगर आ गई कॉल तो ये उसका जवाब होगा। माजी में जब कॉल आई है तो हम लेट गए हैं, लेट सी। जब बेनजीर भुट्टो जेल में थी तो जनरल जिया को अमेरिका ने भेजा नुमाइंदा पीटर गैलब्रेथ 1984 में, उसने सखर जेल से निकाल के उसको वन वे टिकट पे पासपोर्ट दे के लंदन भेज दिया। मियाँ साहब जब थे त्यारा साजिश केस के बाद तो क्लिंटन ने ऑर्डर दिया सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर को कंसोर्शियम बनाया कि जी मेरी आखिरी दिन है ऑफिस में 20 जनवरी 2001, उससे पहले मेरा यार है नवाज, माय बड़ी नवाज शरीफ, इसको रिहा किया जाए। और 10 दिसंबर 2000 को एक त्यारा आता है सऊदी अरेबिया से और मियाँ साहब को ले जाते हैं और त्यारा साजिश केस तो गायब हो वो गया। आजकल वो किताब का जिक्र भी है जिसमें वो क्लिंटन साहब में जाके इरशाद हसन साहब को जाके वॉशरूम में जाके उनकी टॉयलेट में जो एक डिस्कशन वॉशरूम में कई तक बड़ी अहम गुफ्तगू हो सकती है। तो ऐसी को बात, तो माजी में तो ये रहा है, लेट्स सी कितना है। आप ये ना भूलें कि मेरे ख्याल में हम बातें करते इतना खौफ जो है, हम वो काम खुद क्यों ना पहले कर लें जो हमारे मुल्क के मफाद में है। जो सियासी थ्रेट सर, इज इट ओवर? वो थ्रेट ओवर नहीं हो गई, अब खतरा टल नहीं गया फिलहाल? नॉट एट ऑल। ग्रेनेल की तरफ से भी ट्वीटें कुछ डिलीट हुई हैं। नहीं, ग्रेनेल का इशू नहीं एक है। ट्वीट को छोड़कर ट्रम्प जो बाकी है वो ना, खामोशी छा गई है वहां पे। नहीं, ट्रम्प बड़ा गैर रवायती आदमी है, अनप्रेडिक्टेबल आदमी है। वो ईवल के वो फाइल नहीं देखता, वो और काम नहीं, वो अनप्रेडिक्टेबल है, तो उसको अंडर एस्टिमेट ना करें। और खान साहब की लॉबी भी बड़ी स्ट्रांग है। सर एक राय ये भी है कि MBS का बड़ा रोल है, मोहम्मद बिन सलमान जो है सऊदी क्राउन प्रिंस, उनकी तरफ से भी जो है ये मुझे मालूम नहीं, जहां तक MBS का ताल्लुक है वो तो MBS जो है इस थ्रेट को काउंटर कर सकते हैं फॉर देखिए ना, वो तो गवर्नमेंट एंड इतना मुझे पता है, उसने इंस्ट्रक्शन दी कि मुझे इतना पैसा चाहिए 1000 अरब। हाँ, तो दूसरे दिन 600 अरब तो आ गया ना जी। 1 खरब मांगा था उसने, तो 600 अरब डॉलर तो नेक्स्ट डे फौरी तौर पे आ गए। तो जो कंट्रोल है वो तो व्हाइट हाउस में। कैन ही काउंटर दिस थ्रेट फॉर पाकिस्तान? वो MBS ज़ाहिर है उनका तो बड़ा रोल है, उन पे बड़ी डिपेंडेंस है। मेरा ख्याल में उससे फर्क पड़ सकता है, फाइनेंशियली भी है और दूसरा डिप्लोमेटिकली भी है कि अगर ये जो तनाज़ा है फ़लस्तीन और इजराइल वाला, इसको अगर ट्रंप सोल्यूशन की तरफ लेके जाता है, ज़ाहिर है वो सोल्यूशन मुसलमानों को जो अभी उन्होंने इमीडिएटली दिया है वो तो कबूल नहीं है कि वहाँ से इनखला कर दिया जाए मुसलमानों का गज़ा से। अरब लीग ने भी कल उसे रिजेक्ट किया पूरे सोल्यूशन को, लेकिन वो तो कोशिश तो होगी डोनाल्ड ट्रंप की कि इस मसले को हल करके मैं तारीख में अमर हो जाऊँ, अपना नाम लिखवा दूं। ट्रंप का क्या ऑब्जेक्टिव तो है? उसमें सर ज़ाहिर है MBS का तो बड़ा रोल होगा अगर ऐसा कुछ ट्रंप करते का हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? वो उनको पता है वो एक टर्म का प्रेसिडेंट है, 4 साल के बाद वो खत्म हो जाए उसकी प्रेसिडेंसी। वो चाहेगा कि मैं नोबेल पीस प्राइज ले लूं और मैं अमन की बात करूं, और वो उसमें लेकिन जो सारे जो अरब कंट्रीज भी हैं, मुसलमान कंट्रीज हैं, ज्यादा डिपेंडेंट ट्रंप पर हैं निस्बत अदर वे अराउंड, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इस वक्त वो जरा है दबदबा और फैसला वो करेंगे। बाकी मुझे नहीं पता कि कितना इंटरनल प्रेशर है या क्या उसका रोल हो सकता है, आई कांट से ऑन दैट। बट ट्रंप की जो पॉलिसीज है ना, वो किसी और से मुतासर नहीं होती, किसी और लीडर से, उसकी अपनी सोच होती है। सही। तो सर पाकिस्तान की अगर हम इंटरनल सियासत की बात करें, आपने कहा कि वहाँ से तो एक चांस है, इम्कान मौजूद है डोनाल्ड ट्रंप के माजी को देखते हुए, कॉल आ सकती है। इंटरनली क्या ये मसला आपको हल होता हुआ नजर आ रहा है? अगर वहाँ से कॉल नहीं आती तो फिर क्या आप खान साहब अंदर ही हैं? हालात लंबे टाइम के लिए? मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल में हालात बेहतर की तरफ जा रहे हैं, गुफ्तगू चल रही है गवर्नमेंट की। मुज़ाकरात का अमल तो सर वो खत्म हो गया है। नहीं, वो तो जो थी ना, वो तो सरकारी गुफ्तगू, मैंने कहा था नेट प्रैक्टिस है। अच्छा असल गुफ्तगू कहीं और है, वो बैक चैनल है। वो आप कह रहे हैं कि बैक चैनल गुफ्तगू है, वो अभी जारी है, चैनल खुला हुआ है। असल चैनल जो है ना वो डिफरेंट है। वो जो है वो गेट नंबर 4 और 804 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा तो वो असल गुफ्तगू वो है, ये तो नेट प्रैक्टिस है ना। नेट प्रैक्टिस होता है टेस्ट मैच से पहले वो खिलाते हैं एक दूसरे को, और जूनियर टीम खेलती है, वो गपशप है, नेट प्रैक्टिस थी, वो सीरियसली कोई नहीं लेता। असल चीजें आप कह रहे हैं कि कहीं और उसमें मेरे ख्याल में मुझे उम्मीद की किरण नजर आ रही है। 2025 जो है, ब्रेक थ्रू कब तक देख रहे हैं आप? इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हो जाएगा। और उसमें मेरे ख्याल में हालात समझ जाएंगे, रिलीफ भी मिलेगा और उसमें रिकंसिलिएशन भी होगी और रिलीज भी होगी। खान साहब जो है फिर उनकी गारंटी कौन देगा? हाँ, ये असल इशू है। दिस कैन नॉट बी डन विदाउट अ गारंटर। देखिए नहीं, मेरे ख्याल में 2 गारंटर हो सकते हैं। हाँ। एक प्रेसिडेंट ट्रंप और दूसरा प्रेसिडेंट एर्दोगान। अच्छा, अभी आ रहे हैं उसकी। देखो ट्रंप का तो दबदबा है, रोब है, लेकिन सदर एर्दोगान की बड़ी इज्जत है पाकिस्तान में। सारे सियासी कुव्वतें भी, चाहे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो, पाकिस्तान के अवाम हो, क्योंकि वो एक हीरो है मुस्लिम वर्ल्ड का, तो वो रोल अदा कर सकता है। और उनके जो मेरी मालूमात है, उनके सबसे अच्छे ताल्लुकात हैं खान साहब से भी, इस्टेब्लिशमेंट से भी और हमारे सिस्टम से भी।
उनका दौरा भी करीब है पाकिस्तान का, तो अच्छा, तो ये तो लग रहा है कि वो ये मैं नहीं कह सकता कि इस दौरे में कुछ हो। उनका दौरा भी कोई एक्सपेक्टेड है। अच्छा, बड़ी अच्छी, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो खुशाइंद बात है। आने वाले चंद महीनों के अंदर और हमारे दरीना ताल्लुकात है उनका, हमारे दरीना। तो कहते हैं अभी हालात क्या हैं समर साहब, आपकी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आ रही, आपकी दहशतगर्दी बढ़ रही है और आपकी सियासी चपकलिश भी बढ़ रही है, तो ये सिस्टम अनस्टेबल है। सही, तो सिस्टम हैज टू सेटल डाउन और दस्ते शफा की जरूरत है, हीलिंग टच, और जो 2025 में हो जाएगा। 25 आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आ जाएगा, चीजें सारे सियासी हीलिंग टच के बाद हो जाएगा जी, बिल्कुल। और ये गवर्नमेंट तो फिलहाल इनको खतरा तो कहीं से कोई नहीं है, ये फिलहाल आपको स्मूथ सेलिंग नजर आ रही है शहबाज साहब के लिए? मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट तो आनी जानी चीज है ना। अच्छा, गवर्नमेंट तो वैसे ही वो जो चल रही है। तब्दीली का साल तो नहीं है 25? तब्दीली द सच के लोगों की सोच में तब्दीली आ गई है। सही है, चलें, बहुत शुक्रिया मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने तफसीली गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, बल्कि मुशाहिदात आपने सुने मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के, जो आलमी सियासी मंजरनामे पर जो तब्दीलियाँ रहनुमा हो रही है और पाकिस्तान के अंदर भी जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है उस पर। आज की शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।